So hello everyone, in this video we are going to study about gravitation. I have listed all the important points of theory and some important in-text question too. तो अब हम ग्रेविटेशन की स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ से। तो केपलर का पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट स्टेट्स दैट ऑल प्लैनेट मूव्ड इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट फोकस। तो ये सन है फोकस पे, और जो पास वाला पॉइंट होता है उसे हम पेरीहीलियन कहते हैं, और जो ये दूर वाला पॉइंट होता है उसे हम एपीहीलियन कहते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ एरिया क्या स्टेट करता है कि इक्वल एरिया कवर होता है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल है। द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स में हम लोग देखते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। अब फिर टाइम पीरियड का एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिससे हम लोग देखेंगे तो प्लूटो का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है, फिर नेपट्यून, फिर यूरेनस, फिर सैटर्न, फिर और सबसे अर्थ बीच में आता है, और सबसे कम मरकरी का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे ज़्यादा प्लूटो और सबसे कम मरकरी। फिर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू होती है L/2m, जहाँ पे L एंगुलर मोमेंटम है, और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को हम लोग एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। फिर अगर मून के केस में बात की जाए तो हम लोग जानते हैं A इज़ इक्वल टू V²/R होता है। तो फिर सारी वैल्यूज़ रख के टाइम पीरियड कैलकुलेट करने पे टाइम पीरियड 27.3 डेज आता है मून का। फिर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं विच इज़ G m1m2/r², और वेक्टर फॉर्म में ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब ये इंटेक्स क्वेश्चन है कि 3 इक्वल मासेस ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन मास 2m एट सेंट्रॉइड। तो कोई भी अगर सिमेट्रिकल फिगर होगा और उसके सेंटर में कितना भी मास रखा गया, यहाँ पे 2m 4m या जितना भी मास रखा जाए, तो सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं फोर्स 0 होगा। ये m इसको जितने मास से खींचेगा, ये इधर उतने मास से, और सबका नेट फोर्स 0 हो जाता है। फिर अब क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज़ 0। अगर किसी भी हॉलो स्फेरिकल कैविटी में कोई भी पॉइंट मास रखा गया हो तो उसका नेट फोर्स 0 होता है। फिर हेनरी कैवेंडिश आए और वो कैपिटल जी की वैल्यू बताए। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कैवेंडिश वेटेड द अर्थ। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे कुछ अर्थ के लिए। तो अर्थ को हम लोग एक सॉलिड स्फेयर मान सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी मास को R से छोटी रेडियस पे रखें तो फोर्स होता है Gmm इंटू वो जितने डिस्टेंस पे रखें अपॉन रेडियस का क्यूब। और अगर R अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Gmm/r²। अगर R बड़ा हो जाए तो Gmm/r²। अब हम लोग अर्थ से h हाइट ऊपर चलेंगे। तो h हाइट ऊपर चलने पे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Gmm/r² होता है। तो सेंटर से हाइट ली जाती है, तो सेंटर से तो RE सरफेस तक, और h तो RE + h का होल स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा Gm/RE + h का होल स्क्वायर। फिर अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी है, मतलब बहुत छोटी मतलब 100 किलोमीटर के अंदर तक, तो हम लोग G' का फॉर्मूला लेते हैं G1 - 2h/RE। तो अब हम लोग अर्थ से D डेप्थ नीचे जाते हैं। तो देखो वो G1 - 2h/RE वाला फॉर्मूला तब लगता था जब हाइट बहुत छोटी हो, मतलब 100 किलोमीटर से कम हाइट हो। लेकिन ये G' इज इक्वल टू G1 - डेप्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये वाला फॉर्मूला किसी भी डेप्थ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और G मैक्सिमम होता है अर्थ के सरफेस पे, मतलब
अगर अर्थ के सरफेस से हम लोग ऊपर किसी h हाइट पे जा रहे हैं तब भी g कम होता है, और अगर अर्थ के सरफेस से हम लोग नीचे d डेप्थ पे आ रहे हैं तब भी g कम होता है। अब नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटी वाला फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू मासेस एक्ट करता है। अगर यहाँ कोई मास m1 है, यहाँ m2 है, तो वो इसी लाइन में वर्क करेगा वो फोर्स, इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो जो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं G_MEM/r²। तो वर्क निकालने के लिए हम लोग फोर्स को dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क का फॉर्मूला आएगा -G_MEM1/r2 - r1। r2 की हाइट पे हम लोग गए हैं। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी r डिस्टेंस पे होता है -G_m1m2/r। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर अर्थ से मान लो प्रोजेक्ट करते हैं एस्केप स्पीड से, फिर हम लोग एंगल चेंज करके उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमेशा एस्केप स्पीड सेम ही रहती है। फिर एस्केप स्पीड वो स्पीड होती है जिससे हम लोग अगर किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करें तो वो कभी वापस लौट के नहीं आएगी। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है √2gm/re। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्मॉल g होता है कैपिटल G me/r²। तो यहाँ पे जो gm है उसको हम लोग gr² से रिप्लेस कर देते हैं, तो v का फॉर्मूला फिर आ जाता है √2gre। ठीक है। और मून के लिए, अर्थ के लिए एस्केप स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून के लिए एस्केप स्पीड होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज़ 5 टाइम्स स्मॉलर। और ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। फिर अब हम लोग अर्थ की सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ की सैटेलाइट जब सन के अराउंड रोटेट करती है तो वो कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो करती है, और मून ही बस नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। मून इज़ दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और मून का टाइम पीरियड होता है 27.3 डेज। और अगर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के बहुत क्लोज हो तो टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं 2π√, जितना डिस्टेंस हो r+h/g। तो r बहुत कम है तो h, r नहीं बहुत कम है, h बहुत कम है, तो h को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 2π√re/g, और ये कैलकुलेट करने पे आता है 85 मिनट्स। फिर क्या क्वेश्चन है कि अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन विथ मार्शियल ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज इज। तो इसमें दिया क्या है कि अर्थ और मार्स सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, और मार्स का जो रेडियस है वो 1.52 टाइम्स है अर्थ के रेडियस पे। तो एक ईयर में कितने डेज होंगे मार्स पे। तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है। तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 3/2। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम टाइम पीरियड मास का लें और अर्थ का एक ईयर में 365 डेज होते थे अपॉन 365, फिर r अगर अर्थ का 1 माने तो मास का 1.52 टाइम्स ज़्यादा है, तो 1.52 पे पावर 3/2। तो ये कैलकुलेट करने पे टाइम पीरियड मास का आता है 684 डेज। अगर काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट पे v स्पीड से मूव करिए तो उसका फॉर्मूला होता है G_MEM/2re+h। ठीक है। और अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो वही काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो टोटल एनर्जी होता है TE इज इक्वल टू -KE। और अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, और जो इंडिया के द्वारा ग्रुप ऑफ सैटेलाइट भेजी गई थी उनका नाम था इनसैट। तो इनसैट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स वॉज सेंड बाय इंडिया
अब हम लोग चलेंगे लास्ट टॉपिक पे विच इज़ पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट की हाइट होती है 500 से 800 किलोमीटर और ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती हैं और अर्थ रोटेट करता है ईस्ट वेस्ट। तो अर्थ ईस्ट वेस्ट, पोलर सैटेलाइट नॉर्थ साउथ। टाइम पीरियड पोलर सैटेलाइट का होता है 100 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी चीज़ का फ्री फॉल हो तो वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करता है। तो जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं अर्थ के अराउंड, उनका हर पार्ट का एक्सेलरेशन जी होता है। तो अगर एक्सेलरेशन जी होगा तो उसको फ्री फॉल कहेंगे। तो जो लोग बैठे रहते हैं सैटेलाइट में वो हमेशा वेटलेसनेस फील करते हैं, वो कोई भी ग्रेविटी फील नहीं करते हैं। फिर अब हम लोग पॉइंट्स टू पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर कोई भी पार्टिकल है वहाँ पे फोर्स 0 होगा। ठीक है, इसीलिए हॉलो स्फेयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड स्फेयर है और उसके अंदर कोई मास रखा है तो वो उस पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर। तो होता क्या है कि मान लो ये सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर का मास हम लोग सेंटर पे कंसिडर करते हैं। तो अगर मान लो ये सॉलिड स्फेयर है तो इसका मास यहाँ पे कंसिडर करेंगे, फिर कोई और एक पार्टिकल है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हमेशा सॉलिड स्फेयर का फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है। और हॉलो स्फीयर में मान लो ये कोई मास है तो ये जो स्फेरिकल सेल के बाउंड्री पे मास है वो सब इसको नेट फोर्स 0 प्रोवाइड कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब अगर दो मास है तो उसकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग एक्ट करता है। लेकिन अगर फाइनाइट रिजिड रॉड है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक्ट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट इज़ ग्रेविटेशनल सील्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे इलेक्ट्रिकल सील्डिंग हम लोग करते हैं, अगर मान लो जैसे कार में इलेक्ट्रिकल सील्डिंग करते हैं या फिर कोई फ़ोन लेके अगर हम लोग उसको किसी स्टील के बॉक्स में रख देंगे तो वो अनरीचेबल दिखाता है। लेकिन ऐसी कोई ग्रेविटेशनल सील्डिंग नहीं होती है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल F इज इक्वल टू 0 और होमोजीनियस सॉलिड स्फेयर फोर्स ऑन द पार्टिकल एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।